नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार पर आधारित कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा कुछ लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। तो आप लोग अपव्यय की परिभाषा समझ गए होंगे। फिर आगे देखिए, इस प्रकार अपव्यय सुकोमल बालकों के उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास अथवा अभिभावकों के धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न करने के कारण होती है। यदि हम इस समस्त क्षति का पता लगाएं तो यह क्षति उन आंकड़ों से काफी अधिक होगी जो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर देखिए, आगे है अपव्यय के अतिरिक्त अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की दूसरी प्रमुख समस्या है। हार्टांग कमेटी के अनुसार अवरोध से हमारा तात्पर्य है बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना, यानी कि एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक जो है रुकना क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये अवरोध कहलाता है या अवरोधन कहलाता है। तो देखिए, भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अवरोध कहते हैं या प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन कहते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। देखिए, कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? तो देखिए, पहली कठिनाई है शासन की कमजोरी नीति। फिर देखिए, दूसरी है राजनीतिक कठिनाइयां। तीसरी है प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव। फिर देखिए, नेक्स्ट है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। फिर है शिक्षकों का अभाव। फिर नेक्स्ट है अपव्यय व अवरोधन। फिर नेक्स्ट है आंकड़ों में विभिन्नता। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप। फिर देखिए, 9 नंबर है विद्यालयों की आर्थिक स्थिति। फिर देखिए, 10 नंबर है भौगोलिक कठिनाइयां। फिर देखिए, नेक्स्ट है शिक्षण का निम्न स्तर। फिर नेक्स्ट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। फिर अपर्याप्त अनुदान राशि। फिर नेक्स्ट है विद्यालय भवन की समस्या। फिर नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं और फिर नेक्स्ट है भाषा की समस्या। तो ये क्या है? ये है प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में जो कठिनाइयां होती हैं वो कठिनाइयां हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? ये देखिए, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा क्या है? तो देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है। यदि तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, पहला है न्यूनतम। तो देखिए, न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। फिर देखिए,
नेक्स्ट है अधिगम। तो देखिए अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है स्तर। तो देखिए स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिससे बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है, अर्थात कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करना या उसमें निपुण होना क्या कहलाता है? स्तर कहलाता है। यानी कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करना या उसमें निपुण होना क्या कहलाता है? स्तर कहलाता है। तो फिर आगे देखते हैं, उपरोक्त तीनों शब्दों की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर क्या है। न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर क्या है? यानी कि न्यूनतम और शैक्षिक और अधिगम का सभी लोग अलग अलग अर्थ समझ गए हैं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर का क्या मतलब होता है। तो देखिए आगे है न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। फिर देखिए आगे है, उपरोक्त परिभाषा का स्पष्टीकरण एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है जिसके द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है। तो देखिए उदाहरण है कि राजू कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा। तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाएगा। यानी कि जो न्यूनतम अधिगम स्तर है वो क्या है? 33%। यानी कि 33% से कम अगर अंक पाएगा तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ भी ला सकता है। लेकिन अगर न्यूनतम अधिगम स्तर की बात की जाए तो जो न्यूनतम स्तर है वो क्या है? 33% है। यानी कि आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। या कह लीजिए जो राजू के लिए यहाँ पर कहा गया है तो राजू को 33% अंक लाना अनिवार्य है, तभी जो है उसको क्या कहा जाएगा? न्यूनतम अधिगम स्तर। यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर के अंक का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? 33%। यानी कि 33% पाना अनिवार्य है। फिर देखिए आगे है, वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर गिरता ही जा रहा है। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि का अभाव के परिणाम स्वरूप कक्षाओं में उस गुणात्मक सुधार की संभावना आती जा रही है। कहीं कहीं विद्यालयों में अधिगम स्तर ऊंचा है और कहीं कहीं अधिगम स्तर निम्न है। उसका क्या कारण है? इसलिए चाहिए कि सभी के लिए समानता को ध्यान में रखकर एक स्तर को निर्धारित किया जाए जिससे अपव्यय एवं अवरोधन जैसी ज्वलंत समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाए। तो देखिए आगे है न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता। तो देखिए न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक प्रकार सहायक है। तो देखिए अगला पॉइंट है अपव्यय एवं अवरोधन। तो देखिए प्राथमिक स्तर की अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र एक कक्षा में फेल होने के कारण या तो विद्यालय छोड़ देते हैं या फिर एक पुरानी कक्षा की ही शोभा बढ़ाते रहते हैं। इस समस्या के उन्मूलन के विषय में हर्टांग समिति ने जोरदार विरोध करते हुए इसके समाधान प्रस्तुत किए, लेकिन यह समस्या आज भी बनी हुई है। अतः इस समस्या को से छुटकारा पाने हेतु आवश्यक है कि शिक्षा में छात्रों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्माण किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के स्तर में अंतर। तो देखिए छात्रों के स्तर में अंतर के अंतर्गत क्या है? तो देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता छात्रों के स्तर में अंतर पाए जाने के कारण भी स्वीकार की जा रही है।
एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, एक जिले से दूसरे जिले तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के शैक्षिक स्तरों में अंतर पाया जाता है। अतः जिस प्रकार शैक्षिक अवसरों में समानता का अधिकार है, उसी प्रकार शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर में समानता होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के स्तर तथा उत्तीर्ण होने की संख्या में वृद्धि की जा सके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। तो देखिए जब तक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम अधिगम स्तर लागू नहीं होगा तथा शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार संभव नहीं है, प्राथमिक स्तर के बालक को किस स्तर पर किन उद्देश्यों को प्राप्त करना, कैसे प्राप्त किया जाना, इसका निर्धारण आवश्यक है। इसलिए न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर होना चाहिए। आगे देखिए उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखकर 1986 की शिक्षा नीति में क्रियान्वयन योजना में इस बात को रखा गया कि प्रत्येक स्तर पर छात्रों के लिए अधिगम स्तर निर्धारित किए जाएं तथा उस स्तर पर उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इसके लिए इस तथ्य का निरीक्षण करना भी आवश्यक है कि हमारे द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम स्तर तैयार किया है उसे छात्र पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर कर उनका समाधान करना परम आवश्यक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।